हमारे दोस्त हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसका ऑनलाइन एग्जाम फिलअप करने में। तो मेरा दोस्त बोला यार तुम एक वीडियो बना के डालो ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो हमने एक वीडियो बना के डाल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं और कंप्यूटर जो जनसेवा केंद्र टाइप है वहाँ से भरवाते हैं। कोई 50 रुपये लेता है, कोई 100 रुपये लेता है। और वो लोग क्या करते हैं, जनरली वो अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं और फिर फ्यूचर जो आपको कभी ज़रूरत पड़ती है फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो फिर वो OTP वाला इशू आता है। कभी वो जिससे आपने भरवाया है दुकानदार से, उसकी ईमेल आईडी और उसके मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स बचने के लिए आजकल देखो मोबाइल हर कोई यूज़ कर रहा है, हर किसी के मोबाइल नेट है। नेट जब आपके पास है फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ये सारा काम खुद कर सकते हो। और करना भी चाहिए यार, आप लोगों को इतना इनफ स्मार्ट होना चाहिए। आप आकर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं एकदम आसान विधि है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से काम करना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये निकला हुआ है, इसकी जो डेट थी 27 अप्रैल को ये निकला था। 27/4/2023 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उस दिन से आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद ये 26 मई तक जाएगा। 26 मई को रात को 11:59 तक इसका पोर्टल खुला रहेगा एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने का। उसके बाद ये बंद हो जाएगा और फीस जो आपको जमा करनी है वो भी 26 तारीख को रात को 12 बजे तक ही आप जमा कर सकते हो। उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के 26 मई, 1 महीने का टाइम है आपके पास। 1 महीने में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और शुरू में अप्लाई करने का फायदा ये रहता है, जो लोग शुरू में अप्लाई करते हैं तो जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम रहता है, पहले आओ पहले पाओ वाला। तो अगर आप जल्दी से भरेंगे तो हो सकता है आपकी जो चॉइस डाली जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर की वो आपको मिल जाए। और अगर आप लेट करेंगे, जितना लेट डालेंगे तो हो सकता है जो आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर का आप चॉइस डाल रहे हो सकता है उसकी कैपेसिटी फेल हो गई हो, उसके बाद तो आपको चॉइस का एग्जामिनेशन सेंटर ना मिले। जैसे मान लो अगर आप इटावा के हो, तो अगर आप इटावा एग्जामिनेशन सेंटर डाल रहे हो तो अगर आप जल्दी से भरोगे तो हो सकता है मिल जाए। अगर आप लेट करोगे, जैसे 26 तारीख की लास्ट है और आप भर रहे हो जाके 23-24 तारीख को, तो आपको इटावा नहीं मिलेगा। फिर आपको कोई दूर का डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, जैसे आपको आगरा भेज दे, हो सकता है आपको इलाहाबाद भेज दे, तो वो आपके लिए इनकन्वीनियंस वाला सिस्टम हो जाएगा। तो अपनी सुविधा को ध्यान रखें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको फिलअप करें, ठीक है। CBT मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। 22 से अगस्त 2 महीने तक इसका एग्जामिनेशन होगा अलग अलग तारीखों पे। वो आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा सीटेट की तरफ से, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, आपका एग्जाम कितने बजे से कितने बजे तक है और कितनी तारीख को है। ये सारी जानकारी आपको एडमिट कार्ड से मिलेगी, ठीक। तो अगर एक बार एप्लीकेशन भरने में कुछ दिक्कत आ रही है और आपको पता नहीं चला, आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो जाता है और आप फिर से दोबारा भर देते हो ऑनलाइन, तो आपका जो पहले भरा हुआ एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यार देखो, सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल भर देना है। पर्सनल डिटेल भरने के बाद यहाँ पे ये चेक बॉक्स आएंगे, इस चेक बॉक्स चेक करके उसके बाद आई एग्री को चेक करना है। और जो भी आपने डिटेल भरा है उसको सही से भरना है एकदम अच्छे से। आई एग्री करने के बाद इसके बाद ये मेन प्रॉब्लम आती है OTP की। OTP क्या, आप जनरली अगर दिन में भरोगे तो OTP नहीं आएगा। OTP अगर आपको चाहिए कि सही से OTP आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रात्रिचर बनना पड़ेगा। मतलब रात को 11 बजे के बाद आप एक्टिवेट हो जाओ और सुबह 5-6 बजे तक आप भर लो कभी भी। रात को 11 बजे के बाद सुबह 6-7 बजे से पहले पहले अगर आप भरोगे OTP आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो OTP की मेन समस्या आ रही लोगों को, तो OTP अगर आपको चाहिए तो आपको रात में करना है। रात में सर्वर रहता है फ्री, दिन में सर्वर पे बहुत लोड रहता है, इसलिए OTP की दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को आ रही है। उसके बाद ये भरने के बाद उसके बाद ये सारे स्टेप्स आपको भरने हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और फ़ोटो का सिग्नेचर का साइज़ मैंने आपको बताया था, उसके लिए एक एप्लीकेशन में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को एडिट कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये सब डिटेल भरते जाना है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। उसमें जो भी समझ में नहीं आता है उसको आप गूगल कर लो। जैसे क्वालिफ़िकेशन ID करके पूछता है, वो पे 1 और 2 वो भरनी होती है, तो वो परसेंटेज के ऊपर है। आपके 45% से कम है तो 2 हो जाएगी, अगर 50% के ऊपर है तो 1 हो जाएगी, ऐसे करके है, ठीक है। उसके आगे जाओ। सिक्योरिटी पिन में कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्योरिटी पिन मतलब कैप्चा कोड जो नीचे दिया गया हुआ है, कैप्चा कोड, उसको देख देख के भरना है। वो केस सेंसिटिव होता है। अगर कोई कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर भरना है, अगर कोई स्मॉल लेटर है तो उसको स्मॉल लेटर भरना है, ठीक है। जो लोग मोबाइल से भर रहे हैं उनको क्या है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वो किसी ऑप्शन को ओके करोगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा,
उस पॉपअप को बंद करने का आपको जो है ना ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। उसके लिए क्या करना है, आपको मोबाइल में ऊपर से नीचे की तरफ नोटिफिकेशन ट्रे नीचे खींचनी है। खींचने के बाद उसमें जो मोबाइल टर्न का ऑप्शन रहता है ना, मतलब मोबाइल को पोर्ट्रेट कर दो, रोटेट करके पोर्ट्रेट मोड में ले जाओ, तो उसमें क्या है, उसका जो पॉपअप खुल के आता है उसका क्रॉस चिन्ह मिलेगा, तो उसको वहाँ से क्रॉस करके बंद कर देना है। दूसरी प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही वो आ रही है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट क्या है ये सिलेक्ट करने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही। तो इसमें क्या करना है आपको, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो है उसमें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो उसमें क्या है आपको सिलेक्ट करना है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मेरा नहीं मिला, तो इसमें क्या करना है, आपको नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, उसमें अदर्स का एक ऑप्शन है, अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और उसके बाद एक नीचे एक और टैब खुल के आएगा, उसमें आपको उस अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है आराम से। और इंस्टीट्यूट पिन जो है वो आपको गूगल करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का पिन कोड, वो पिन कोड उसमें भर देना है, बस इतना ही करना है। आपका एप्लीकेशन बड़े आराम से भर जाएगा, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एप्लीकेशन भरो और पढ़ाई करो। केवल एप्लीकेशन भरने से काम नहीं चलेगा, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एक एग्ज़ाम के लिए 500-600 रुपये है और दोनों एग्ज़ाम के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, रुपया बड़ी मेहनत से आता है, ठीक है। तो कुल मिला के भरना है, सावधानी से भरना है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार कुछ गड़बड़ हो गया, आपने फिर भरा, फिर गड़बड़ हो गया, फिर भरा, तो आपका जो सही भरा हुआ होगा वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इनकी टर्म्स कंडीशंस हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से देखो, उसके बाद इसको भरो, ठीक है। ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, ये है। आप गूगल पे डालोगे सिंपल तो भी आपको ये आ जाएगी, पहले नंबर पे ही आएगी। तो आपको थोड़ा सा एक बार भरने से पहले देख लेना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आजकल फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं, तो आजकल देखते हैं जो ट्रेंड में क्या है, गूगल पे ट्रेंड में क्या है। तो जो फ्रॉडर्स हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप का कोई पोर्टल जारी कर देंगे और उस पर आपका जो फीस रहती है ना, 1000-1500 रुपये जो भी फीस लगती है वो आपकी उड़ा ले जाएंगे। आपको सब कुछ पूरा इंटरफेस जो रहेगा पूरा आपको लगेगा कि आप सीटेट का एग्जाम भर रहे हो, लेकिन वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। तो बी वेरी केयरफुल यार, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों से भी सावधान रहना है। सीटेट की साइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस टाइम ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पासवर्ड है। पासवर्ड आपका जो उस पर रहेगा वो 8 से 13 वर्ड्स का मतलब रहना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक टाइप होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स प्लस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है जैसे ए टू जेड तक अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए उसमें कोई भी, और डिजिट्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के 8 से 13 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए आपके पासवर्ड में। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ये क्या है, आपको फॉर्म भरने से पहले आपके मोबाइल में या आपके पीसी में ये चीज़ पहले होनी चाहिए। ये नहीं आप फॉर्म भर रहे हो उसके बाद भर लिया आपने, अब उस स्टेप पे जब पहुंचे हो तब आपको याद आ रहा है यार ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है, आपके मोबाइल में एक आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो प्लस आपके स्कैन सिग्नेचर, दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। स्कैन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाओ कहीं दुकान से स्कैन करवाओ। आप मोबाइल से नॉर्मल एक कागज़ पे साइन करो, उसके बाद मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच लो। आपके पास आपकी अगर कोई पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है, आप उसको रखो, उसकी फ़ोटो खींच लो। बस ध्यान ये रखना थोड़ा बैकग्राउंड ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब सिंपल, एक सिंपल कलर में। ये नहीं मतलब उसमें पीछे सीनरी लगी हुई है कोई। तो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो फोटो फॉर्म फोटो टाइप होनी चाहिए। और उसका क्या है, साइज का ध्यान रखना है। साइज जो इसमें दिया गया है, जो आपकी फोटो है, उसका फॉर्मेट जो है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे पीएनजी है या पीडीएफ है, इस टाइप का फॉर्मेट नहीं चलेगा। ये फॉर्मेट होना चाहिए इसका। इसकी जो साइज है वो 10 केबी से लेकर 100 केबी तक का साइज होना चाहिए फोटो का। उससे बड़ी फोटो नहीं चलेगी और 10 केबी से छोटी फोटो नहीं चलेगी। आप क्या करोगे, आप नॉर्मली आपके मोबाइल फोटो है आप उसको अपलोड करोगे, बार बार अपलोड फेल होगा, उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से क्या करना है, मतलब पोर्टल पे लॉगिन करने से पहले आपके मोबाइल में एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए जिसका साइज 10 टू 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 10 केबी से छोटी नहीं होनी चाहिए और 100 केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसकी जो लंबाई चौड़ाई डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक एप्लीकेशन रहता है, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा।
आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें जो आपने फ़ोटो खींची है उसको उसमें अपलोड करके आप अपने हिसाब से उसका डायमेंशन, साइज सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। उस फोटो को ही इसमें अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सेम सिग्नेचर का ये फॉर्मेट है, ठीक है। सिग्नेचर का ये फॉर्मेट है, उसका साइज भी जो है, सिग्नेचर का साइज में दिया है 3 to 30 KB, ठीक है। फोटो का साइज है 10 to 100 और जो सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर की फोटो है वो 3 to 30 KB होनी चाहिए, मतलब 3 KB से छोटी नहीं होनी चाहिए और 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये पहले ही अपने, और जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो होगी उसमें ये कोशिश करनी है, इनका ये कहना है कि ये कोशिश करनी है कि वो फोटो लेटेस्ट हो। लेटेस्ट मतलब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 5 महीना तक चल जाएगी। ये नहीं कि हम पढ़ रहे थे इंटर में और 4 साल बाद उसकी फोटो अपलोड करके तुम इसमें लगा दो। तो इससे दिक्कत वैसे कुछ नहीं होती है। दिक्कत ये हो सकती है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड से आपकी शक्ल मिलाएगा, आपकी शक्ल में मिसमैच मिलेगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या करना है, अपनी लेटेस्ट फोटो जो हो उसको अपलोड करो इसमें। फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 और 1200, दोनों पेपर्स के लिए 1200 फीस है। अगर आप एक सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस 1000 रुपये है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फीस है 1000 रुपये। अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस रहेगी 1200, जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए। रिमेनिंग जो SC ST वाले हैं उनके लिए 500 रुपये है सिंगल पेपर के लिए। अगर बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 600 रुपीज़ फीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ पेमेंट। जब आप पेमेंट करते हो उसके बाद एक आपको सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुल करके एक आपको इंटरफेस खुल के आता है, वेब पेज खुल के आएगा। उस पेज का आप प्रिंट ले लेना है, उसको आप कंफर्मेशन के लिए रखो ताकि मतलब कि आपका पेज मतलब पेमेंट सक्सेस हुआ है। जरूरी नहीं है आप उसको हार्ड कॉपी प्रिंट लो, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हो। कई बार क्या है, कुछ ऐसे पेमेंट मोड होते हैं जिनमें आप स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, तो किसी दोस्त या किसी अपने अदर घर में कोई मोबाइल हो उसके मोबाइल से फोटो खींच के अपने पास उसको सुरक्षित रखो, फर्दर रेफरेंस के लिए काम आएगा, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह दिया गया होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी उसमें डिटेल भर रहे हो, एप्लीकेशन भरते समय आप जो भी डिटेल भर रहे हो वो सारी डिटेल आपकी मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करने चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम खुद का, ये सारी चीज़ें, मार्क्स वगैरह जो भी है वो सारी मतलब आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। इंटर की मार्क्स इंटर की मार्कशीट से मैच करेंगे, वो हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच मत करवाएंगे, ठीक है। बाद में कोई करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक बार करेक्शन का विंडो क्लोज हो गया उसके बाद आप इसमें कोई करेक्शन कर नहीं सकते हो। बाद में आप एग्जाम देने जाओगे, कुछ भी डेटा मिसमैच होगा, आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका वेबसाइट है ctet.nic.in। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गूगल पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप गूगल सर्च करोगे पहले नंबर पे यही आपको मिलेगा। तो आपको जब भी भरना है उसको ध्यान से रखना है कि ये HTTPS जो है ना, एस का मतलब होता है सिक्योर, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर ये एस लगा हुआ है तो आप समझ लो कि ये वेबसाइट सिक्योर है, उस पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट गूगल पर सर्च कर रहे हो और आपको खुल के आ रहा है HTTP और ये बाद में ये लिख के आ रहा है ctet.in, तो समझ जाओ ये फर्जी वेबसाइट है। ध्यान रखना है, एस का मतलब सिक्योर। तो धांधली से बचे रहना। बहुत सारे फ्रॉड ऑनलाइन आजकल घूम रहे हैं। पहले भिखारी ऑफलाइन भीख मांगते थे, आजकल के जो भिखारी है वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं और मांगते नहीं है, जबरदस्ती ले जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी एकदम सही सही डालें, उसमें किसी प्रकार का करेक्शन ना करें, गलत ना डालें, किसी और का मोबाइल नंबर ना डालें, किसी और की ईमेल आईडी ना डालें। अगर आप मान लो खुद नहीं भर रहे हो, किसी दुकान पर भरवाने जा रहे हो, तब भी आप ये एकदम सुनिश्चित करें कि वो दुकानदार अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर ना डाले। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप गए दुकानदार को अपना डॉक्यूमेंट्स देके आ गए, उससे बोल दिया भाई मेरा फॉर्म भर देना, और उसने क्या किया, आप थे नहीं वहाँ पे तो उसने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि वो अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। आपकी सुविधा असुविधा का उससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें चाहिए अपने रुपए और अपनी सुविधा। तो वो अपना जल्दीबाजी में अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, बाद में आपको दिक्कत होगी। बी वेरी केयरफुल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी ही डालें, और जो भी मोबाइल नंबर डाल रहे हो उसको सुरक्षित रखो। अगर गलती से मोबाइल खो जाता है तो सेम मोबाइल नंबर दूसरा निकलवा लो, यानी कि दूसरी सिम खरीद ली, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जो फीस लगेगी उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका नेट बैंकिंग, ये मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि उसका CVV नंबर और मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। UPI आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई जो है वो बेस्ट पेमेंट का ऑप्शन है, बड़े आराम से हो जाता है। तो आप यूपीआई से भी इसमें पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग की आईडी, या फिर आप अगर किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वो, और प्लस आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके बैंक में वो आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम का पैटर्न है वो ये रहेगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए पेपर 1 है। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज कंपलसरी, लैंग्वेज 2 2 लैंग्वेज जो मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट स्टडीज़। टोटल सब 30-30 नंबर के होते हैं। टोटल मार्क्स रहेंगे 150। मिनिमम 60% चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स। अगर आप 60% या 60% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे।
वही 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है एग्जाम का। ये पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए भी इसी टाइप रहता है। ये पेपर 2 है, पेपर 2 में वही लैंग्वेज, मैथमेटिक्स वगैरह, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये पेपर 2 है, तो इसका भी वही 150 मार्क्स का रहता है। इसमें भी सेम सिस्टम 60% वाला, 60% है। अब इनमें मतलब पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स लिखा हुआ भी है जो नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपका एग्जाम सिर्फ 1 में मतलब 9:30 बजे से है तो आप 7:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, और अगर आपका एग्जाम 2:30 बजे से है तो 12:30 बजे तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ कई सारी प्रोसेस होती है, वेरिफिकेशन वगैरह होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने 2 घंटा लिखा हुआ है, 2 घंटा आप कंसीडर करके चलोगे तो रास्ते में मान लो जैसे कोई दिक्कत आती है, मान लो आप जैसे ऑटो से जा रहे हो, उसमें अगर पंचर हो गया तो आप कम से कम थोड़ा सा अगर टाइम प्लस लेके चलोगे तो वहाँ पहुँच पाओगे टाइम पे। तो जब भी एग्जाम देने जाओ तो थोड़ा सा टाइम प्लस में लेके चलो, वही है यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशनरी टाइम दिया गया है 2 घंटे का। इतना नहीं होता है हालांकि, लेकिन फिर भी आप लेके चलोगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आप एग्जाम सेंटर पे 9:30 बजे, शिफ्ट 1 वाले 9:30 बजे के बाद और शिफ्ट 2 वाले 2:30 बजे के बाद अगर पहुंचेंगे तो उनको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, टाइम पे पहुंचें।